सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार की सामान्य जानकारी के संबंध में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकें उन्हें वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण के भेदों की चर्चा करें तो अपन ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वरों के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। बाराखड़ी में अपन अंग और ए को भी सम्मिलित करते हैं, पर यह स्वर नहीं है। और अब बात करें अपन मात्राओं की, तो इस ए में मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है इस तरह की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ की, इस तरह की होती है। ऐ की ये, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि की होती है। यानी ए की मात्रा नहीं होती है, तो टोटल मात्राएं की संख्या हो गई 10। अब अपन चर्चा करें इसी संबंध में हस स्वर की। हस स्वर क्या है, जिनको उच्चारण में कम समय लगे उसे हम हस स्वर कहते हैं। इसे लघु स्वर, मूल स्वर और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अपन अब चर्चा करें दीर्घ स्वर की। इसको गुरु स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ये आ, बड़ी ई, ऐ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये 7 होते हैं। ये टोटल 7 होते हैं। इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण में अधिक समय लगता है। और तीसरे की बात करें तो हम वो है प्लुप्त स्वर। ये बहुत कम देखने को मिलता है और आजकल तो इसको मानते भी नहीं है। जैसे ओम लिखते हैं तो ये प्लुप्त स्वर है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 अक्षरों के उच्चारण से भी ज़्यादा का समय लगा और इसका उपयोग भी बहुत कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे चर्चा करेंगे व्यंजनों की। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है इनका उच्चारण स्तर को भी समझाने के लिए। ये यहाँ से मैंने बनाया, ये कंठ हो गया, थोड़ा आगे ऊपर आए तो जहाँ तालु हुआ, फिर आगे मूर्धा हुई, फिर दंत हुए, फिर ओष्ठ हुए। ये मैंने डायग्राम में इसलिए समझाने का प्रयास किया है। हम उच्चारण करेंगे, हमारी वर्णमाला की उच्चारण स्तर की बात करें तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जो हमारे स्वर कंठ से प्राणवायु, हवा टकराती है। यानी किस जगह से हवा टकराती है, प्रेशर पड़ता है किस जगह पे, तो उसी के आधार पे इनका नामकरण किया है। जैसे कंठ पे प्रेशर पड़ा तो कंठ हो गया, तालु पे प्रेशर पड़ा तो तालव्य हो गया, मूर्धा पे पड़ा तो मूर्धव्य हो गया, और दंत पे पड़ा तो दंतव्य हो गया, और ओष्ठ पे पड़ा प्रेशर तो ओष्ठ्य हो गया। तो हमारे स्पर्श व्यंजन ये कैसे लेकर के मैं तक है। कै वर्ण के 5 अक्षर, च वर्ण के 5, ट वर्ण के, त वर्ण के और पै वर्ण के, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। अब स्पर्श स्थल आपको समझाई दिया, तो ये कै वर्ण पूरा कंठ वर्ण है, इनका उच्चारण कंठ है। च वर्ण तालव्य है, ट वर्ण मूर्धव्य है, त वर्ण
दंतव्य है और पे वर्ण औष्ठ्य वर्ण है, क्योंकि ओठों के सहयोग से इनका उच्चारण संभव है। ओठों पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है इसके उच्चारण करने से, प्राणवायु को बाहर आने में। और इसमें जो पांचवा अक्षर है इसको हम नासिक बोलते हैं। पंचम अक्षर, ये पंचम अक्षर नासिक कहलाता है। अब आगे इसी कड़ी में हम थोड़ा सा फिर और डिटेल से जाएं तो स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन हुए? स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, जो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या टोटल 25 है। यहां से कैसे लेकर के मैं तक ये 25 है। अब बात करें अपन अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अब इनका अपन शाब्दिक अर्थ लें पहले तो इसका अर्थ होता है अंदर की ओर, यानी अंदर की ओर, अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। यह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। यह हैं ये, रे, ले, वे। अब अपन इन्हीं की, अब ये 4 हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये 4। अब इनकी भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन की भी। तो इसमें ये और वे, ये और वे, ये और वे, ये अर्धस्वर है। इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। अब बात करें रे की, तो इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और ले को पार्श्विक। अब रे को लुंठित क्यों बोलते हैं? इसमें जीभ बेलन की तरह घूमती है, इसलिए इसको लुंठित कहते हैं। और ले को पार्श्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी जीभ दांतों की जड़ पे टच करती है और दोनों साइड से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अब अपन चर्चा करें उष्ण व्यंजन की। उष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में गर्म हवा मुंह से बाहर निकलेगी, इसलिए इनको उष्ण शब्द कहते हैं। ये से और है, ये चारों अक्षर उष्ण व्यंजन है। इसी कड़ी में अपन आगे चर्चा करें तो संयुक्त व्यंजन। ये यहां तक 11 स्वर हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और उष्ण व्यंजन या गर्म व्यंजन 4 हो गए। ये 44 हो गए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। तो ये 44 हमारे वर्ण हैं जो हिंदी में इनकी 44 संख्या है। अब अपन बात करें संयुक्त अक्षर की। संयुक्त अक्षर में 6 क्षत्रिय की बात करें तो इसमें क हलंत है और से, इसके योग से 6 बना है। त्रय की बात करें तो ये तय हलंत है, आदत है, और रे के संयोग से त्रय बना है। उसी तरह जय, अपन इसको ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं, ये जय हलंत है, जय और ए के इस तरह का ये पंचम अक्षर है, इनके संयोग से ये जय बना है। अब श्रृंगार या श्रमिक वाला स की बात करें तो इसमें ये गुंडी वाला से और रे के संयोग से श्रेय बना है। ये 4 हो गए संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। और ग्रहित स्वर जय, ये नीचे रेफ है और फे के नीचे रेफ है, ये ग्रहित स्वर है, ये अरबी फारसी से लिए गए हैं, ये 2 हैं। तो इन टोटल, और ये अंग और ए,
ये भी हमारी बारहखड़ी में काम आते हैं और हमारी वर्णमाला के देवनागरी लिपि वर्णमाला के ये अक्षर हैं, तो ये टोटल 52 होते हैं। अब इसी क्रम में अपन बात करें थोड़ा सा, आपको ये बता ही दिया है ये स्पर्श व्यंजन के कैवन चैवन टैवन तैवन फैवर के 5वें अक्षर नासिक हैं, पंचम वर्ण नासिक है। और अपन अब चर्चा करते हैं स्वर तंत्र और कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। ये दो हैं भेद इसके, एक अघोष और घोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होती उसे हम अघोष कहते हैं। और घोष किसे कहते हैं? इन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है, उन्हें हम घोष कहते हैं। उसी तरीके से श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद 2 हैं। एक अल्पप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब इस संबंध में एक छोटा सा मैंने सारणी बनाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे मैंने ये अघोष लिखा हुआ है, यहाँ घोष लिखा हुआ है। अब ए मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अपनी वर्णमाला में ए सबसे पहले आता है, तो मैंने ए पहले लिया है। तो अघोष इधर ले लिया, घोष इधर ले लिया। उसी तरीके से अल्पप्राण इधर ले लिया और महाप्राण इधर ले लिया। अब अपन इनकी चर्चा करें तो सबसे पहले एक अपनी हिंदी की गिनती के ऊपर आते हैं। जैसे अपन ने ये 1 2 3 4 ये पंचम अक्षर जो नासिक है ये, तो अपन ये पूरा यहाँ तक एक माना इनको अपन, यहाँ तक के इनको 2 को 2 माना। ये अक्षर 2 है। इस वर्ण का कै वर्ण का ये पहला अक्षर है, ये खे इसका दूसरा है। उसी तरीके से पै वर्ण का पै पहला अक्षर, फै दूसरा, बै तीसरा, भै चौथा और मैं 5वां। तो अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम इनको 5 भागों में डिवाइड किया। तो अपन सबसे पहले बात करें घोष की। तो और ये स्पर्श व्यंजनों के लिए है स्पेशल। स्पर्श व्यंजन में मैंने ये घोष लिखा है 1 और 2, यानी 1 और 2 ये 10 लेटर 10 व्यंजन अघोष है। अब करें बात घोष की, तो अब शेष बचे अपने पास 3 4 5, तो ये घोष हुए। इनको अपन याद कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये घोष हो गए। उसी तरीके से बात करें अपन अल्पप्राण की, तो 1 2 तो घोष हो गए। तो अब यहां तो एक सीधी अपन ने गिनती लिखी। अब यहां पे 1 3 5 अल्पप्राण हो गए और महाप्राण 2 और 4 हो गए। यानी अब ये 1 3 और 5 ये अल्पप्राण हुए, और 2 और 4 ये और ये महाप्राण हुए। ये बात हुई स्पर्श व्यंजन की। घोष ये लाइन यहां तक, ये यहां तक, ये घोष हो गए। और अघोष ये यहां से यहां तक पूरे हो गए, 3 4 5 वाले लेटर अक्षर। उसी तरीके से अल्पप्राण 1 3 5 हुए, ये 1 3 और 5 ये अल्पप्राण हो गए। और 2 ये वाली लाइन और 4 ये वाली लाइन ऊपर से नीचे तक ये महाप्राण हुए। ये हुई स्पर्श व्यंजन की बात। और अब अपन चर्चा करते हैं अंतस्थ व्यंजन की बात। अंतस्थ व्यंजन में कौन घोष है, कौन अघोष है, कौन महाप्राण है, कौन अल्पप्राण है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन इसमें बात करें अंतस्थ में ये रे ले वे, तो ये अक्षर अल्पप्राण है। और साथ में ये मैंने जो लाइन खींची हुई है ये घोष भी है। अब अपन बात करें उष्ण व्यंजन की। उष्ण व्यंजन में है जो सब अक्षर है या व्यंजन है, ये घोष भी है और
महाप्राण भी है। और ये तीन तरीके से अघोष हैं और महाप्राण हैं। अब चूंकि मैंने ये दोनों और ये दोनों, तो ये अल्पप्राण ये भी हैं, महाप्राण ये भी हैं, लेकिन ये लेवे घोष हैं और से अघोष हैं। मात्र है घोष है और महाप्राण है। मेरा भावार्थ आप समझ गए होंगे। यह आपके सामने एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा वन विचार पे प्रदर्शित किया गया। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।